हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और स्टडी मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने स्टार्ट करी है क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी, जिसमें हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर कर दिया है और चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है, जिसका काफ़ी हद तक हमने चैप्टर 3 भी पढ़ लिया है और आज बचा हुआ चैप्टर हम चैप्टर 3 का खत्म करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक होता है क्या है? प्लास्टिक सब जानते हैं, प्लास्टिक सबने देखा ही। देखिए, प्लास्टिक की बनी हुई टॉयज़ हैं, ये कप बॉटल और कुर्सियाँ, ये सारी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो प्लास्टिक कुछ और नहीं, प्लास्टिक भी एक तरीके का पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर। ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? या तो लीनियर होगा या तो क्रॉस लिंक्ड होगा। लीनियर का मतलब जैसे प्लास्टिक का पॉलीमर है तो ये आपस में अगर एक सिंगल चेन में बंधे हुए हैं तो इस टाइप के अरेंजमेंट को लीनियर अरेंजमेंट कहा जाता है। वहीं पर अगर इनके साथ एक साइड में चेन लग गई है, तो यहाँ पर चेन लग गई है, तो अब इसको कहा जाएगा कि ये एक टाइप का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। तो प्लास्टिक दोनों तरीके से पाया जाता है। अब पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब पॉलीथीन का मतलब है पॉली प्लस इथीन, मतलब इथीन को जब हम बहुत बार, जैसे ये इथीन है, इथीन को हमने ऐसा अरेंज किया है कि इथीन बार बार, मेन जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, वो इथीन यूज़ हुआ है। और इथीन का अगर बार बार अकरेंस होता है तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को पॉलीथीन या पॉलीथीन कहा जाता है। आप सबने देखा होगा, जो पॉली बैग्स हम लोग देखते हैं, पॉलीथीन के बैग्स बन के तैयार होते हैं, तो उसमें जो बार बार अकरेंस होता है वो इथीन का होता है। पॉली का मतलब होता है बार बार, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो बहुत सारे इथीन आपस में उनको ऐसे अरेंज कर दिया जाता है कि वो पॉलीथीन बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं। प्लास्टिक एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से ही पता चल रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको एक बार आपने मोल्ड कर दिया, उसके बाद उस पर चाहे आप प्रेशर लगाइए चाहे हीट लगाइए, वो दोबारा से आप उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आप सबने पी होगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल आती हैं वो होती हैं थर्मोप्लास्टिक की। क्यों? क्योंकि ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है, अब इन बॉटल्स को अगर आप हीट देंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएंगी और इनको आप दूसरे उसमें क्या कहते हैं, दूसरे शेप में इनको आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग। अभी जब सॉफ्ट ही नहीं होंगे तो इनको आप दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्म करेंगे? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक होता है बेकेलाइट और एक होता है मेलामाइन। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है। और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुकर मैं बनाता हूँ, जैसे एक कुकर है मान लीजिए, और ये कुकर का हैंडल है। अब ये कुकर गर्म होगा, जब इसको हम गैस नीचे से देंगे तो ये हीट करेगा, और हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हैंडल लगा हुआ है बेकेलाइट का, और बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इस वजह से। अब मेलामाइन देखते हैं। तो मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मतलब ये क्या करता है? ये फायर को रेजिस्ट करता है, और फायर को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन मेकिंग फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। जैसे जो फायर फाइटर्स, फायरमैन होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े किससे बने होते हैं? वो कपड़े बने होते हैं मेलामाइन से। किचन वेयर वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, इससे फ्लोर टाइल्स भी बनती हैं। तो यहाँ तक समझ आया। अब हम देखते हैं प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। मतलब प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि प्लास्टिक को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ऐसा उसने हमको चॉइस दे रखी है। तो टुडे इफ़ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई, कुछ भी हमको अगर देखना है तो हम सबसे पहले प्लास्टिक कंटेनर को वरीयता देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर रेडली अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट होते हैं, लोअर प्राइस के होते हैं, और गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, और उनकी स्ट्रेंथ भी होती है। प्लास्टिक के कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल। अब मेटल का अगर आप कंटेनर रखेंगे तो मेटल का कंटेनर को उठाने में और इधर उधर करने में बड़ी समस्या आएगी, और मेटल में रस्ट भी लग जाता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये लाइटर होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते। प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, हर जगह प्लास्टिक का यूज़ होता है। ड्यूरेबल होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं, इस वजह से। तो द लिस्ट इज एंडलेस, लिस्ट एंडलेस है क्योंकि इनका यूज़ हर जगह हो रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन का। आयरन क्या है? आयरन में रस्ट लग जाता है। रस्ट कैसे लगता है? जब आयरन को वाटर मिलता है, आयरन जब ऑक्सीजन पाता है, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है, तो ऑक्सीजन है, वाटर है, इनके चपेट में आते ही इसमें रस्टिंग लग जाती है और आयरन क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है, ख़राब होने लगता है। लेकिन ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी कमियां हमको किस में नहीं मिलती हैं? ये सारी कमियां हमको हमारे प्लास्टिक में नहीं मिलती हैं। तो मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर मतलब वाटर और एयर जब मिलता है। लेकिन प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर।
प्लास्टिक को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट कोरोडेड, वो कोरोड नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, इवन केमिकल्स को भी इनमें स्टोर किया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है, लाइट है। क्या आयरन लाइट होता है, सॉरी आयरन का कंटेनर लाइट होगा, नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग तो आयरन का कंटेनर होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये भी होता है, और ये ड्यूरेबल होता है। तो बकेट और मग ये सब आजकल इसी से बनते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, पानी भी होल्ड कर सकते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जिस शेप और साइज़ का हमें चाहिए उस शेप और साइज़ में हम इनको डाल सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर चीपर दैन मेटल्स, मेटल से चीप होते हैं। एक मग लेने जाइए आप, 10 रुपये का आपको मग मिल जाएगा, लेकिन अगर वही आप आयरन का लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको 100 रुपये का मिले, 50 रुपये का मिले। तो दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, तो इन हर जगह इनका यूज़ होता है। अब प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर्स मतलब अपने से चीज़ें पास नहीं होने देते। क्या नहीं पास होने देते, ना ही हीट पास होने देते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, जिसकी वजह से इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जब ये पास नहीं होने देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। जो उसमें कवरिंग होती है, अंदर नहीं, मतलब अंदर तो मेटल ही रहता है, लेकिन उसकी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग किससे बनती है, प्लास्टिक से बनती है। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, अच्छा स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू ड्राइवर में वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खोलने बांधने का काम करता है, लेकिन अगर वो कंडक्टर होता तो क्या हम उसको बांध पाते, नहीं बांध पाते। तो इसी वजह से हम उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना देते हैं, ताकि उसको हम अच्छे से ग्रिप कर सकें और ग्रिप करके उसमें फोर्स लगा सकें और हमको भी शॉक ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। फ्राइंग पैंस वगैरह में भी, फ्राइंग पैंस में क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस वजह से फ्राइंग पैंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे टैबलेट को पैकेज करने के लिए, जो जिसमें टैबलेट आती है वो 10 टैबलेट रहती है, जिसमें भी आती है वो पूरा पैकेजिंग वो प्लास्टिक में ही होती है। थ्रेड्स यूज़ फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जो टाँके लगाए जाते हैं उसमें जो थ्रेड यूज़ होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। सिरिंजेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, माइक्रोवेव ओवन में रखा जाता है प्लास्टिक ऐसे टाइप का जो मेल्ट ना करे। अभी टेफ्लॉन के बारे में देखते हैं। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक होती है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसके ऊपर ऑयल और वाटर स्टिक ना करे, मतलब नॉन स्टिक होते हैं। ऐसे कुकवेयर जो आजकल आपने देखे होंगे नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आ गए, नॉन स्टिक तवे आ गए, तो वो सारे किससे बनते हैं, टेफ्लॉन से बन के तैयार होते हैं। अब प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, अब देखते हैं प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे असर कुछ सही नहीं है। प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे असर थोड़ा सा डिजास्ट्रस है। कैसे डिजास्ट्रस है, मटेरियल विच, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आप को डिकम्पोज नहीं होने देता है। ये हज़ारों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आपने आम खाया, आम का छिलका आपने फेंक दिया, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखेंगे वहाँ से छिलका गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज हो गया है नेचुरल प्रोसेसेस से। तो ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेसेस से, बैक्टीरिया वगैरह के एक्शन से, तो उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब अ सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज्ड इजीली थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस विद सच एज बाई बैक्टीरिया, तो उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। लेकिन जो डिकम्पोज नहीं होती है नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, डू नॉट ईजिली डिकम्पोज, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ताकि इसका मतलब ये है कि अगर इन्को आपने इन्वायरमेंट में डाल दिया, कहीं तालाब कहीं पेड़ के नीचे डाल दिया, तो ये हज़ारों सालों तक वैसे ही आपको पड़े मिलेंगे। तो इस वजह से ये एक तरीके के पॉल्यूटेंट है, ये इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। जैसे यहाँ चीज़ें दी गई हैं कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर 1 से 2 वीक में पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, इस वजह से बायोडिग्रेडेबल है। पेपर भी 10 से लेकर 30 दिन, 1 महीने के अंदर तक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कॉटन क्लॉथ किससे, नेचुरल फाइबर है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, 2-4 महीने में भी खत्म हो जाता है। वुड जो लकड़ी है, लकड़ी भी सड़ जाती है, लकड़ी में भी दीमक वगैरह लग जाता है 10 से 15 साल में, वो भी मतलब वो भी बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इनको सेवरल 1000 ईयर्स लग जाते हैं, इस वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल की लिस्ट में आते हैं। तो सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो बिसाइड बर्निंग प्रोसेसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न ईजिली, पूरी तरीके से बर्न भी नहीं होता। और अगर बर्न करते हैं तो ये इससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये वाटर जी जहाँ जाता है वहाँ पॉल्यूशन ही करता है। अगर इसको मिट्टी में डाल देंगे सॉइल पॉल्यूशन कर देगा, अगर इसको पानी में डाल देंगे वाटर पॉल्यूशन कर देगा, अगर इसको हम जला देंगे तो एयर पॉल्यूशन कर देगा। तो इस वजह से ये हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर पॉल्यूशन वगैरह को कॉज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जैसे देखते हैं, तो अब जैसे हमने उसको ये जो प्लास्टिक है इसको हमने ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पर गार्बेज वगैरह पड़ा रहता है, और गार्बेज वगैरह जहाँ पड़ा रहता है वहाँ पर एनिमल्स आते हैं खाना वाना जो उनको मिलता है खाने के लिए। तो अगर किसी एनिमल, फॉर एग्जांपल काऊ है या कोई भी है, उसने अगर उसको खा लिया और उसको सॉलो कर लिया, और सॉलो करने के बाद जो प्लास्टिक है उसको सॉलो कर लिया,
तो वो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो उनको उनके रेस्पिरेटरी जो जहाँ से वो सांस लेते हैं उसको चोक कर सकता है, और चोक कर सकता है, या फिर वो उनके अंदर चला जाएगा तो लाइनिंग जो स्टमक में लाइनिंग क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है, और ये दर्द इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि उनकी जान भी जा सकती है। तो इफ़ पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन, उनकी जान भी जा सकती है। इफ़ पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, ये जो सीवेज वगैरह होता है उसमें ये क्लॉगिंग कर देते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे तो पानी रोक देंगे। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on road or in the park or picnic places. Should we not think twice before? हाँ, तो हमको जो है इस सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे हम रख सकते हैं, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें दी गई हैं। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक का यूज़ जितना कम हो सके उतना कम करिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग वगैरह पे जाएँ तो अपने घर से ये जो कॉटन के या कपड़े के बने हुए जो बैग्स होते हैं वो कैरी करके जाएँ, वहाँ से प्लास्टिक लेकर घर पर मत आएँ, बिकॉज दे आर द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाए, ताकि उनका डिस्पोज दोनों को एक जगह मिक्स ना किया जाए। जैसे बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होगा उसको जानवर खा लेगा, लेकिन उसी के साथ अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी मिक्स कर दिया जाएगा तो जानवर उसको भी खा जाएगा, और जानवर अगर उसको खाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वो हमने भी पीछे पढ़ा था। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक जो भी है अब उसको अगर आप सेपरेट कलेक्ट करेंगे तो उसका रिसाइकल भी पॉसिबल होगा। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, थर्मोप्लास्टिक्स पूरी रिसाइकल करी जा सकती है, थर्मोसेटिंग नहीं होती लेकिन थर्मोप्लास्टिक हो जाती है, ठीक है। तो दिस लिमिट इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ, अच्छा क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस हाँ जब इसको रिसाइकिल किया जाता है तो कुछ कलरिंग एजेंट्स उसको कलर किया जाता है, तो दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसी वजह से इसमें फूड को स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड को स्टोर अगर आप करेंगे तो ये जो आपने एजेंट्स इसमें मिलाए ये भी तो एक केमिकल है, केमिकल भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, और केमिकल मिक्स हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड फॉलो 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या कहता है, रिड्यूस कर दीजिए, जितना हो सके उतना कम यूज़ करिए, रीयूज़ करिए, जो आपके घर पे रखा हुआ है उसको रीयूज़ करिए, रिसाइकल कर दीजिए उसको रिकवर करिए, जितना हो सकता है उसको रिकवर करिए, और रिफ्यूज़ करिए। रिफ्यूज़ की आदत अगर आपने डाल ली, मतलब रिफ्यूज़ का मतलब है इसकी जगह आप अपना कॉटन का बैग लेकर चले गए, कपड़े का बैग लेकर चले गए, तो जितना रिफ्यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आपके घर में नहीं आएगा उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल है और एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी हैबिट्स डेवलप करिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था, चैप्टर हमने पूरा पढ़ा, और चैप्टर में अगर कोई समस्या आपको आई है तो इसको देखिए, मल्टीपल बार देखिए, और अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए। कमेंट आप करेंगे तो उसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे, शॉर्ट्स के थ्रू हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही हम रिप्लाई दे देंगे। अगर पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बनाएंगे। बाकी आप सब बने रहिए और बताइए आगे अगर कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, या सिविक्स स्टार्ट करनी है, या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, या फिर मैथ्स स्टार्ट करनी है, कुछ भी स्टार्ट करना है, आप हमें कमेंट करिए। आप कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप बताएंगे उसकी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी इसी चैनल पे। तो बाकी बने रहिए, और जैसे भी कोई दिक्कत हो उसके बारे में अपडेट देते रहिए कमेंट में। एंड थैंक यू, पढ़ते रहिए सब लोग।